जी हाँ। JR कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी दोन, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सिवान नगर में है और हमारे साथ आप डॉक्टर अनिल प्रसाद सर हैं और आपके ठीक दाहिनी ओर आपकी धर्मपत्नी ज्योत्सना दीदी हैं, इसलिए कि आप यहाँ महावीरी जो शिशु मंदिर है इसमें कई वर्षों तक आपने पठन पाठन किया है। सबसे पहले अनिल सर बगल के जिले गोपालगंज के हथुआ के रहने वाले हैं। आप शिक्षाविद हैं। आपने कई वर्षों तक, दशकों तक विदेश के कई विश्वविद्यालयों में आपने पठन पाठन किया है, लेकिन आज हम इनसे कुछ जीवन के इनकी जो गुण बातें हैं उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बताइए, आपका बचपन कहाँ बीता? जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये मौका दिया हम लोगों को बोलने के लिए। इसका मैं बहुत आभारी हूँ जी। मेरा बचपन हथुआ गोपालगंज में बीता है और मैं वहाँ ईडन स्कूल हथुआ का छात्र रहा हूँ, जो 1881 में स्थापित हुआ था। बाद में चूँकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए उसका नाम उनके नाम पर रखा गया है। आपने वहाँ मतलब कितने क्लास तक पढ़ाई की? मैं उस स्कूल का विद्यार्थी था। उसके बाद इंटरमीडिएट ऑफ साइंस किया मैंने बायोलॉजी लेकर के गोपेश्वर कॉलेज हथुआ से। फिर मैं वहाँ से 1975 में LS कॉलेज चला गया और वहाँ हमने अंग्रेज़ी में प्रतिष्ठा की। ऑनर्स किया आपने? जी। इसके बाद से फिर? उसके बाद मैं पटना यूनिवर्सिटी चला गया, वहाँ मैंने MA किया। फिर वहाँ MA करने के बाद जब UGC नेट की परीक्षा शुरू हुई तो पहले बैच में मैंने क्वालिफाई किया था और UGC नेट के अंतर्गत मैंने PhD किया था। PhD किया था जी। PhD अपने पटना यूनिवर्सिटी से ही जी किया? PhD मैंने पटना यूनिवर्सिटी से किया था। आपके गाइड? हमारी गाइड डॉक्टर श्रीमती सुमन प्रभा प्रसाद हैं, जो अभी अमेरिका में रहती हैं, और उन्होंने PhD किया था GS फ्रेजर के अंडर में, जो बहुत बड़े विद्वान थे, और उनकी किताब द मॉडर्न राइटर एंड हिज वर्ल्ड बहुत नामी किताब है। आपका क्या टॉपिक था? मेरा टॉपिक था द विलेज इन इंडो एंग्लियन फिक्शन। इसके बाद आपने अपने मतलब जो पठन पाठन या अध्यापन का काम फिर आपने कहाँ से शुरू किया? मैं काफ़ी दिनों तक पटने ही में था जब रिसर्च कर रहा था, और एज ए रिसर्च स्कॉलर मैं मगध महिला कॉलेज में 6 साल तक पढ़ाया। चूँकि मेरी सुपरवाइज़र वहीं पर थी, तो ये वहाँ एक ऑर्डर निकला था कि जिनके सुपरवाइज़र जहाँ हैं वो वहाँ टीचिंग भी करेंगे। तो मैंने मगध महिला में 6 साल तक पढ़ाया था। उसके बाद मैं विदेश चला गया। आपने विदेश के कई विश्वविद्यालयों में, कई देशों में आपने पढ़ाया है, इसको थोड़ा सा बताइए कि आपने सबसे पहले कहाँ? 1991 में मैं यमन चला गया। रिपब्लिक ऑफ यमन एक देश है, वहाँ पर मैं चला गया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, और वहाँ मैं 17.5 सालों तक पढ़ाया और काफ़ी अच्छा अनुभव था। हमारी पत्नी भी साथ में थी वहाँ पर, और वहाँ बड़े अच्छे विद्यार्थी थे, लोग बहुत अच्छे थे, और भारतीय लोगों की बहुत इज्जत हुआ करती थी और अभी भी है, और ख़ास करके शिक्षकों की बहुत इज्जत है वहाँ। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर? हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर पढ़ाते थे। हमारे डिपार्टमेंट में अरब वर्ल्ड के और लोग थे ही, इजिप्शियन लोग थे, सूडानीज थे, ट्यूनिशियंस थे, ये इराकी लोग थे, और हम भारतीय लोग थे। उसके साथ ही ब्रिटिश काउंसिल के लोग थे और अमेरिकन लोग भी हुआ करते थे। तो डिपार्टमेंट बहुत रिच हुआ करता था और बहुत हेल्दी कंपटीशन हुआ करता था, और स्टूडेंट्स हाईली मोटिवेटेड थे, और इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर दोज हु टॉट इन यमन। हम थोड़ा बात करते हैं ज्योत्सना दीदी से। दीदी, आप अपने पढ़ाई लिखाई के बाद आपने शुरू किया यहाँ महावीरी स्कूल में पढ़ाना,
आपकी पढ़ाई शुरू में कहाँ से हुई और कैसे हुई? बचपन में मेरा एडमिशन हुआ था, ये सरस्वती शिशु सदन करके एक स्कूल था, उसमें हम लोगों ने 7 तक पढ़ा और फिर राजवंशी देवी से हाई स्कूल किया। उसके बाद डीएवी में इंटर में मेरा एडमिशन हुआ, उसी बीच ट्रेनिंग में भी मेरा एडमिशन हो गया था। तो उसमें चूँकि मैं साइंस की स्टूडेंट थी तो एक साथ दोनों नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने इंटर प्राइवेट दिया है और फिर विद्या भवन से मैंने ऑनर्स किया था। फिर एमए की पढ़ाई मैंने डीएवी कॉलेज से ही की। उसके बाद मेरी शादी हो गई और शादी के बाद मेरे पति चूँकि दूसरे देश में रहते थे इसलिए वहाँ जाना था और इसी बीच वो पटना उनका बेस था, इसलिए पटना में मैंने पटना यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन करा लिया पीएचडी के लिए। और नंद किशोर नवल जी मेरे गुरुजी हैं, जिनके अंडर में मैंने पीएचडी किया और निराला के गद्य के शैलीगत अध्ययन मेरा टॉपिक था, जो उनको बहुत पसंद आया और उस पर मैंने पीएचडी अपना किया। आजकल आप कई पत्र पत्रिकाओं में लिखती हैं, आपके लेख हमेशा आते हैं। तो एक बार विदेश चले जाने के बाद ऐसी कौन सी ऐसी प्रेरणा थी कि आपको पढ़ने लिखने में हमेशा मन लगा रहता था और आप विदेश में भी रह के हिंदी पढ़ा करती थी, हिंदी, जबकि वहाँ पे कम ही लोग होंगे हिंदी बोलने वाले, तो फिर आपने ये कैसे जारी रखा? जिस समय मेरी शादी हुई थी उस समय उसके पहले मेरा जीवन बहुत व्यस्त था, क्योंकि मैं स्कूल में भी, महावीर स्कूल में भी पढ़ाती थी, विद्या मंदिर में उसकी फाउंडर टीचर हूँ और कॉलेज में एमए की भी पढ़ाई करती थी। तो मॉर्निंग आवर में वो होता था और 10 से 10:30 से मैं महावीर विद्या मंदिर में पढ़ाती थी। तो इसलिए मेरा जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण भी था। जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया पीएचडी के लिए, तो इसलिए मैं उसमें लग गई। नया सब्जेक्ट था और इस बहुत मेहनत से मैंने अपना पीएचडी किया। पीएचडी करने के बाद एक खालीपन सा आ गया मेरे जीवन में। अब समझ में बात नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। तो फिर मुझे लगा कि अपने वहाँ चूँकि इंडियन, खासकर नॉर्थ इंडियन बहुत ही कम थे, टीचिंग लाइन में तो कोई था नहीं, कुछ सिस्टर्स थी केरला की, तो उन लोगों से आना जाना था, ऐसा नहीं है कि नहीं था। उस समय वही लगता था कि वो इंडियन हैं, तो एक अलग तरह की बॉन्डिंग उनके साथ थी, लेकिन उस तरह से मिक्स नहीं कर पाता था आदमी, वो लोग बिज़ी रहते थे। तो मैंने अपना एक ये एम बनाया कि कुछ क्रिएटिव करूं और इसके लिए मैंने वहाँ एक अरबी नॉवेल का अनुवाद किया जो प्रकाशित भी है। तो वहाँ अल रहीना एक उपन्यास है जिसका मैंने हिंदी में बंधक शीर्षक से अनुवाद किया है। और फिर मैंने एक अपना उपन्यास लिखा है अर्गला, वो भी प्रकाशित हो गया है। उसके बाद बहुत सा प्रोजेक्ट पर मैंने काम करना शुरू किया, यहाँ तक कि वहाँ के कल्चर के बारे में, यमन के बारे में एक पांडुलिपि भी मैंने तैयार की। अरबी भाषा भी सीखने की कोशिश मैंने की और 2-3 उपन्यास, कहानी, कविता मैंने वहीं से शुरू कर दिया था। और 4 उपन्यासों का एक आलोचनात्मक, समालोचनात्मक ग्रंथ लिखना मैंने कोशिश की थी, उसने लिखना शुरू कर दिया था उस समय। अभी वो पब्लिश्ड नहीं है लेकिन उस पर मैं काम कर रही हूँ। तो उसमें जिंदगी नामा है और तमस है, बलचनमा है और अनित्य है। इन 4 उपन्यासों पर उसकी समालोचना में लिख रही हूँ और पुस्तक के रूप में वो है, तो उस पर काम कर रही हूँ। इसके साथ भी समय समय पर किसी प्रकाशन से अगर कोई टॉपिक आता है कि इस टॉपिक पर आप लिख दीजिए, तो वो उस टॉपिक पर मैं आलेख या लेख लिखा करती हूँ। तो अभी एक अचीवर जंक्शन से आया था कि आप अपना ये कुछ भी संस्मरण लिखिए, तो मैंने जो बुक लिखा है यमन के कल्चर पर, उसका कुछ अंश लेते हुए और वहाँ के बारे में, एडेन के बारे में, सना वहाँ की राजधानी है, वहाँ के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, इंडिया से क्या संबंध था, ये सारी बातें मैंने उसमें दी हैं। तो समय समय पर 1 माह में 1-2 आर्टिकल मैं अभी भी प्रकाशित करते रहूँ। बच्चों लोगों की पढ़ाई आपकी कैसे हुई और मतलब इतना हेक्टिक शेड्यूल में बच्चों लोगों पर कितना समय दे पाती थी?
मुझे एक ही लड़की है, लेट इशू है, तो ये काम होता रहा। उसके बाद हम लोग मेरे हस्बैंड तो दूसरे देश में चले गए और हम लोग बॉम्बे आ गए और बॉम्बे में मैं उसके साथ रही और उसकी पढ़ाई शुरू हुई। और अब जब थोड़ी बड़ी हुई, हाई स्कूल में आ गई, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब मेरे हस्बैंड को भी, मेरे पैर में भी थोड़ी परेशानी रहने लगी कि अब इनको भी यहाँ रहना चाहिए। फिर ये वहाँ से सऊदीया से रहते थे, वहाँ से इन्होंने हम लोग के साथ आ गए इंडिया और हम लोग के साथ रहने। सर, आप यमन में बहुत दिनों तक आपने वहाँ पर अध्यापन का काम किया है, आपने पढ़ाया है। सर, क्या है वहाँ का कल्चर और क्या है, मतलब वहाँ के स्टूडेंट में जो पढ़ने लिखने की जो शैली है या पढ़ने लिखने की जो लालसा है, वो अपने यहाँ से कितना भिन्न है, क्या है, कुछ अलग बताइए। यमन एक बहुत ही अच्छा देश है। अभी उसकी स्थिति ठीक नहीं है, राजनीतिक स्थिति, लेकिन यमन एक बहुत ही अच्छा देश है। आप को हम रोमन सभ्यता के तरफ ले जाएंगे। जब रोमन लोग यमन को देखे तो उन्होंने उसका नाम अरेबिया फेलिक्स कहा। अरेबिया फेलिक्स का मतलब होता है द फॉर्चुनेट अरेबिया, जिसको अरबी में अल यमन अल सईद कहा जाता है, द हैप्पी यमन। तो वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही सादा जीवन बिताने वाले और बहुत ही उच्च विचार के लोग रहते हैं, अरबी भी हैं, और बहुत ही फेथफुल लोग रहते हैं, ग्रेसफुल लोग रहते हैं। और उनकी पढ़ाई लिखाई, यमन वाज द सीट ऑफ एंशियंट अरबिक कल्चर। वहाँ जबीद में एंशियंट यूनिवर्सिटी था जहाँ अरबी की पढ़ाई होती थी। और काफ़ी उनके यहाँ कल्चरली वो लोग बहुत रिच हैं। और वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने 50 साल पहले, 60 साल पहले जो हिंदुस्तान में जो चीज़ थी, उस गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हैं। और इसी कारण से एक आर्थिक रूप से और गल्फ़ कंट्रीज़ के मुकाबले में उतना संपन्न नहीं देश होते हुए भी वहाँ के बच्चे बहुत आगे बढ़ते हैं, इंडिया आते हैं। उनके साथ ICCR का रिलेशनशिप है, कल्चरल एक्सचेंज का, और यहाँ बहुत अच्छा करते हैं। और हमारे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोफेसर हो गए हैं और पढ़ने की इच्छा बहुत है। दे आर हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स, और उनको पढ़ाई लिखाई में और आगे बढ़ने में वो इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, इंडिया में पढ़ते हैं और एक्सेल करते हैं। हमारे कई कॉलीग इंडिया में, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लिया MM में और PhD करने के दौरान, और इस हिसाब से वो काफ़ी किताब लिख रहे हैं। और यमन में पोइट्री रीडिंग का बहुत पुराना ट्रेडिशन है। इंडिया के कल्चर को लेके या इंडिया कंट्री को लेके उनके दिमाग में क्या होता है? इंडिया के प्रति बहुत रेस्पेक्ट आपको तो जानते होंगे कि भाई आप इंडिया से आए हैं, आपने इंडिया के प्रति उनके रेस्पेक्ट है। उसका कारण यह है कि एंशिएंट टाइम से यमन और इंडिया में काफ़ी संबंध रहे हैं, जो कल्चरल जो इंटरेक्शंस रहे हैं। इसी कारण से आप बम्बे अगर जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि बम्बे में पोटैटो को बताता कहा जाता है, जो अरबिक है। और वहाँ अगर आप अंडा मांगेंगे बाज़ार में तो आपको मिलेगा नहीं, वो अंडा को बैद कहते हैं, बैद अंडा को कहा जाता है। हम बम्बे में एक रेस्टोरेंट में गए थे तो अंडा मांग रहे थे तो उसको समझ में नहीं आया, बाद में कहा कि अच्छा बैद बैद। तो इस तरह से बहुत क्लोज कल्चरल इंटरेक्शन है। दूसरा कारण है कि ब्रिटिश इंडिया के समय में एडन जो थी वो ब्रिटिश UK की कॉलोनी थी। तो वहाँ पैसेज जो है, पैसेज टू इंडिया में आपने देखा होगा कि मिसेस मोर जो हैं उनका डेथ होता है तो एडन में उनको इमर्स कर दिया जाता है, डेड बॉडी को। और जितने लोग, गांधी, सुभाष, नेहरू, जितने लोग गए इंडिया से बाहर, वो एडन होकर जाते थे। सो मच सो कि वहाँ गांधी जी का सोनी भवन अभी भी है और गांधी संग्रहालय भी है, वहाँ स्कूल भी चलता है और काफ़ी मंदिर है वहाँ पर इंडियंस के लिए। वहाँ गुजराती लोग हैं। और सो मच सो कि एडन में एक मोहल्ला है जिसको बनियानी कहते हैं, जो माने बनिया से बनियानी हो गया है जो ये। और काफ़ी खाने पीने की चीज़ें हैं और बहुत सारे वर्ड्स हैं इंडिया के जो एडन के अरबिक में है। जैसे दोबी टाइटिल है वहाँ लोगों का, खिचड़ी, अचार, ये सब शब्द वहाँ पर मिलते हैं, समोसा।
और बात बात में लोग अब आप सड़क पर चलते रहेंगे तो लोग आकर के आपको नमस्ते कहेंगे। दीदी, अब आगे क्या करने का इरादा है? मतलब आपके लेखन में, या क्या मतलब क्या करने का इरादा है? साहित्य सेवा ही करूँगी, और चूँकि भोजपुरी मातृभाषा मेरी है तो भोजपुरी पर भी काम करती हूँ। हिंदी, चूँकि मेरी पढ़ाई हिंदी की है, हिंदी मेरा विषय है, इसलिए हिंदी पर भी काम करती हूँ, तो दोनों पर समानांतर रूप से काम करती हूँ। और मैक्सिमम मेरी किताबें, जो भी पांडुलिपि है, जो किताबें छपी हैं वो भी हिंदी में है, और जितनी पांडुलिपि है वो भी हिंदी में ही है। कुछ आर्टिकल्स हैं, जो कुछ कहानियाँ हैं वो हिंदी में भी हैं, और कुछ भोजपुरी में भी हैं। तो भोजपुरी में मैं कुछ भी बड़े बड़े लोगों पर, जैसे अभी राजेंद्र बाबू पर मेरा एक निबंध भी गया हुआ है, और इस तरह से राजेंद्र बाबू हैं, चाहे ब्रजकिशोर बाबू पर मैंने लिखा, तो जो भी डिमांड होता है कि मुझे इस पर चाहिए, वो मैं काम करती हूँ। और जो भी मेरी पांडुलिपि पहले है उसको बुक फॉर्म में अभी पब्लिश करवाना चाहती हूँ। तो स्वाभाविक रूप से बहुत समय के साथ परिवर्तन होता है, समाज में परिवर्तन होता है, भाषा में परिवर्तन होता है, तो उसमें जो भी ये जोड़ घटाव करना है उसे मुझे करना है। जैसे यमन के बारे में आपने सुना, तो उसमें वो मेरा जो मेरी जो किताब है उसमें दिया हुआ है हिस्ट्री भी, तो क्वीन ऑफ सीवा से उसमें आया हुआ है, जो बाइबिल में भी सुलेमान के साथ उनका वर्णन है, कुरान में भी है। तो इसका मतलब है कि वो सन ईस्वी से पहले की घटना है, तो उस समय से। और आपने पूछा तो उसमें कि वो भारत के साथ संबंध कैसा था, तो यहाँ से सुगंधित चीज़ें जाती थी, तो वो रूट जो था क्वीन ऑफ सीवा के समय का, तो वो सुगंधित रूट के नाम से ही जाना जाता था। तो उसमें भारत से ही चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जाती थी। तो वो उस समय एक ये था बॉन्डिंग जो उस समय शुरू हुआ। उसके बाद से वहाँ भारत से के कपड़ों का बहुत डिमांड है, यहाँ तक कि आज भी बखूर वो लोग कहते हैं। वो अगर हम लोग यमन जिस समय थे और हम लोग आने लगते थे, तो मेरे हस्बैंड के जितने मित्र करीबी थे वो कहते थे कि इंडिया से बखूर लेते आइएगा हम लोग के लिए। तो वो बखूर जो है वो लकड़ी है, धूप की तरह ही एक है लकड़ी, तो वो उन लोगों के लिए उसका बहुत महत्व है। तो आज भी एक संबंध है। और हैदराबाद के निज़ाम जो थे, तो हैदराबाद मैंने उनका जो एरिया था शासन का, उसमें हिंदू बाहुल्य एरिया था, लेकिन वो मुस्लिम थे। तो उनको हमेशा ये डर बना रहता था कि हम मुस्लिम हैं और हिंदू बाहुल्य एरिया है, कभी दंगा फसाद कुछ भी हुआ तो मुझे गद्दी से हटा दिया जाएगा। तो उनको हिंदुओं पर उतना विश्वास नहीं था, तो वो जगह जगह से वो मुसलमानों को लेकर हैदराबाद में बसाने लगे। तो इसमें इस क्रम में यमन से भी बहुत से, हद्रामौत एक यमन की जगह एक शहर है जहाँ से बहुत से लोग आए और हैदराबाद में रह गए, यहाँ तक कि पीढ़ियों से वहाँ वो रह रहे हैं। तो ये बॉन्डिंग आपने जो पूछा था उसको उसमें एक दो बातें मैंने और उसमें जोड़ दिया कि वो संबंध था कि बहुत से यमन के लोग हैदराबाद में आके रहते हैं, पीढ़ियों से रहते हैं, और उन लोगों को हैदराबाद की निज़ाम ने अपने गद्दी को सिक्योर करने के लिए बुलाया था, बसाया था, और वो मुसलमानों पर ही अधिक विश्वास करते थे। तो इस तरह से अलग अलग तरह से संबंध था यमन का। इतना ही नहीं, यमन इंडियन मूवी का भी वहाँ बहुत असर है। और हीरो लोग, पुराने हीरो जितने हैं, तो किसी का कुछ नाम, किसी का धर्मेंद्र को लोग बहुत लाइक करते हैं, तो नहीं दिलीप कुमार नहीं, धर्मेंद्र को जो पुरुष, हाँ, तो उसका वो लोग अलग नाम भी रखते हैं। तो उन लोगों का हर हीरो का एक अलग नाम है, उसको उस नाम से पुकारते हैं, उसको बहुत नाम करते हैं। कहीं कहीं टोन कुछ समझ में बात आती है, कभी नहीं आती है। तेरी मेरी ज़िंदगी कहते हैं, मैंने प्यार किया, आई लव यू का कुछ मैंने, वो लोग हिंदी फिल्म से बहुत प्रभावित हैं और उसके कुछ शब्दों को, कुछ
जो भी ये डायलॉग हैं उसको अपने हिसाब से अपने टोन में वो कहने की कोशिश करते हैं, और बहुत का अर्थ समझते हैं, बहुत का नहीं समझते हैं, लेकिन वो वही करते हैं। तो इस तरह से एक बॉन्डिंग जो है वो बिफोर क्राइस्ट से और आज तक चल रहा है, और ये है, और वो लोग बहुत इज्जत करते हैं। जी। सर आगे क्या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, क्या करना है, क्या कुछ अभी भी असाइनमेंट बाकी रह गया है? जी, हम समाज के लिए कुछ करते रहते हैं। जैसे हमारे यमनी स्टूडेंट्स और यहाँ के स्टूडेंट्स, वो लोग कहते हैं कि साहित्य पर आप कुछ चर्चा कीजिए। तो एक हमारे मित्र हैं और उनकी संस्था है, हम लोग लाइव होते हैं। और जैसे हमने एक प्रोग्राम किया था पार्टीशन लिटरेचर 1, पार्टीशन लिटरेचर 2, फिर उसमें मंटो पर हमने प्रोग्राम किया था, फिर पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पर किया था, फिर दलित लिटरेचर पर किया था, और लेटेस्ट हम लोगों का था वो वेटिंग फॉर गोदो पर था, और अगला जो है वो वेस्ट लैंड पर होगा। और भी जो 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड, जो बड़े बड़े बड़ी कृतियां हैं जिनको लोग समझ नहीं पाए हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए हम लोग करते हैं। दूसरा भी हमारा एक प्रोग्राम है जिसमें हम सीनियर सिटीजन्स को या बच्चों को जिनको शिक्षा के बारे में का उद्देश्य नहीं मालूम है और वो एक डायरेक्शनलेस घूम रहे हैं, उनके लिए हम एक प्रोग्राम चलाना चाहते हैं। और इसमें हम सहयोग लेना चाहते हैं। जो गोपालगंज ऐप बना है, और डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी ने, जो वहाँ के डीएम हैं, वो इस बात पे, जो गोपालगंज से बाहर रहते हैं, उनसे मैं अभी कांटेक्ट करना चाहता हूं, और वो ऐप मैं ये करके रजिस्टर कर लिया हूं, जिससे हम गाँव में जा कर के और वहाँ लोगों को और बच्चों को और युवाओं को हम जागरूक कर सकें शिक्षा के बारे में। इसलिए कि शिक्षा जो है एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और शिक्षा का जो क्षरण हो रहा है आज के ये में, नौकरी पा लेना ही शिक्षा का महत्व नहीं है, और वही उसका उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है आदमी को मनुष्य बनना। अगर मनुष्य नहीं बनता है तो फिर शिक्षा का कोई औचित्य नहीं है। क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ये सब जो स्पिरिट ऑफ इनोवेशन या क्रिएटिव इम्पल्स, इसको आगे बढ़ाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। थ्रोट कट कंपटीशन करना वो शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। तो आज हर जगह जो थ्रोट कट कंपटीशन हो गया है, या मार्केट का ऐसा पुल है जिसमें मैस प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जा रहा है, और लोग एक अंधी दौड़ में चलते जा रहे हैं, और ब्रांडेड और तरह तरह के अट्रैक्शंस क्रिएट किए गए हैं, और उससे जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, उस चीज़ों के प्रति आदमी को जागरूक कराना हम लोगों का कर्तव्य है। आपने देखा कि ज्योत्सना दीदी, इसलिए कि दीदी हैं आप सिवान की बेटी हैं, और आप अनिल सर बगल के ज़िले के हैं। आप दोनों आदमी शिक्षाविद हैं, और अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में कई काम करना चाहते हैं, कई काम कर भी रहे हैं। इनके लिए बस इतना ही कहा जा सकता है कि इनके लिए जो आसमां है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा। अभी इनकी जो उड़ान है वो बाकी है, अभी और आगे ये जाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में ये लोग काम करेंगे। आप लोगों ने नारद मीडिया को समय दिया, बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, जो इस इतनी आप परेशानी में आप आए इस समय और हम लोगों से मिले। आपका बहुत बहुत आभार। जी, आप लोग का बहुत आभार है। जाड़े के मौसम में आए, रात में आप लोगों ने समय दिया, और इसके लिए आपको और दर्शकों को बहुत बहुत जी नमस्कार। नमस्कार।